हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम कंबशन और कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम अपनी जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ाते हैं। जब हमने चैप्टर की डिस्कशन शुरू की थी तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पुट किया था कि there are certain substances which burn with or without flame। कुछ substances ऐसे हैं जो फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ substances बिना फ्लेम के। जैसे कोयला आप लोगों ने अपने घर में अंगीठी वगैरह में जला के देखा होगा तो उसमें कोई फ्लेम नहीं होता, जबकि कागज है या लकड़ी है या कैंडल है तो वो फ्लेम्स के साथ जलते हैं। तो ऐसे क्यों है, क्यों substances फ्लेम या बिना फ्लेम के जलते हैं? तो चलिए सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। फ्लेम एक्चुअली किस कारण बनती है? फ्लेम बनती है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की वजह से। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो सब्सटेंसेस बहुत ही जल्दी सॉलिड से या लिक्विड से गैस फॉर्म में चले जाते हैं, जो वेपर्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी सरफेस को गर्म करते हैं, सपोज ये कोई सरफेस है, ये कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो जैसे ही हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं व्हेन वी प्रोवाइड हीट, तो इसमें से जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं वो वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो सब्सटेंस है व्हेन इट कैचेस फायर, ठीक है जी, इसमें फायर लग गई है और ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं ये ऊपर उठने शुरू हो गए हैं। तो ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं दे आल्सो कैच फायर और ये जो फ्लेम्स हैं ये ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाते हैं। तो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस अपने साथ उस आग को ऊपर लेके जाते हैं एंड दे बर्न इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम। So that is the reason why there are certain substances that burn with flame। अब कोयला जो है उसमें कोई ऐसा वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं होता जो कि वेपर्स में बदल सके, तो कोयला बिना फ्लेम्स के जलता है। इसी तरह से लकड़ी में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शुरू में जो लकड़ी है वो फ्लेम्स के साथ जलती है, क्योंकि शुरुआत में जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं लकड़ी में वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो लकड़ी जो है वो फ्लेम्स के साथ जलती है। बट धीरे धीरे वो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जितने भी थे वो हवा में चले गए। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो वेपर्स में जा सके, तो लकड़ी के जो फ्लेम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सो ये रीजन है that there are certain substances जो फ्लेम के साथ या फ्लेम के बिना जलती हैं। ना हमने पिछले पार्ट में इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा था। सो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, जैसे एलपीजी है या सीएनजी है या पेट्रोल है, केरोसिन है। ये जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी जो है आग पकड़ती हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है ये बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं एंड दे बर्न विद अ फ्लेम। ऐसे जो सब्सटेंसेस जो फ्लेम के साथ जल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, आपने कई बार कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के पीछे भी लिखा होगा कि कीप डिस्टेंस, देयर आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सो दैट मींस ये वो सब्सटेंस है जिनमें बहुत जल्दी आग लगती है, जो बहुत जल्दी दे कैन कैच फायर। बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है और हल्की सी फ्रिक्शन या हल्की सी जो रगड़ है उससे भी ये सब्सटेंसेस जो है दे कैन कैच फायर। सो सब्सटेंसेस व्हिच है लो इग्निशन टेम्परेचर and burn with a flame, so they are called inflammable substances। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारे एग्जांपल्स मैंने भी आपको बताए। Now next is, this is all about the conditions जो हमने पहले डिस्कस की थी about the inflammable substances। Now next is how do we control fires? हम आग को कैसे कंट्रोल करते हैं? आपने अपने आसपास बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे होंगे, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा। आग को कंट्रोल करने के बहुत से तरीके हैं और इन तरीकों में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कंडीशन ऑफ कंबशन, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमारी कंडीशन ऑफ कंबशन क्या थी? दैट वी नीड अ फ्यूल, देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर शुड बी रीच्ड। सो इन तीनों कंडीशंस, जब ये तीनों कंडीशंस मिलेंगी तब कंबशन होगी, तब आग लगेगी कहीं पे भी। तो इन तीनों में से अगर हम
कोई एक कंडीशन भी निकाल देते हैं, कोई भी एक कंडीशन रिमूव कर दो तो जो फायर है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सपोज कहीं पे अगर लकड़ियों में आग लगी है तो हम वहां पे आग बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं, वहां से जो बाकी लकड़ियां हैं उनको सबको हटा दो तो आगे फ्यूल ही नहीं बचेगा, तो जो आग है वो अपने आप बुझ जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पानी डाल दो, पानी डालने से क्या होगा, जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर वो लो हो गया। नाउ जो वुड है इट विल नॉट बी एबल टू कैच फायर बिकॉज द टेम्परेचर इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, और वी कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पर्सन को इफ समबडी कैचेस फायर, उसके कपड़ों में कहीं आग लग गई है, तो उसका उसे बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है दैट टेक अ वेट टॉवल और टेक अ वेट ब्लैंकेट। नॉर्मली हम कोई बड़े साइज का हैवी कपड़ा लेते हैं तो गीला ब्लैंकेट लेके उसके आसपास अगर हम लपेट देते हैं उससे जो आग है वो अपने आप बुझ जाती है। अब इस गीले ब्लैंकेट से दो फायदे होते हैं, एक तो जब हमने वो ब्लैंकेट बहुत क्लोज लपेटा ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, दूसरा वो ब्लैंकेट गीला था तो इग्निशन टेम्परेचर भी लो हो गया। सो इग्निशन टेम्परेचर लो होने से, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होने से जो फायर है इट इज पुट ऑफ इमीडिएटली, वो इमीडिएटली बुझ जाती है। सिमिलरली एलपीजी सिलेंडर्स आर वेरी रिस्की। सो एलपीजी सिलेंडर्स में अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आग ऐसे लग जाए तो इमीडिएटली, अब हमारे पास कोई हेल्प के लिए भी ना हो तो इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, आप यही जो तरीका है वो अपना सकते हैं कि कोई भी गीला कंबल या गीली बोरी जो है उसको फटाफट गीला कीजिए, जो बोरी है, और उसे आप उस सिलेंडर के आसपास जो है एकदम से लपेट दीजिए, तो इग्निशन टेम्परेचर लो होने से और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होने से जो आग है वो बुझ जाएगी। तो ये कुछ वेज हैं जहाँ पे हम जब अंडरस्टैंड करते हैं कि रीजंस क्या हैं तो फिर हम उनके उस नॉलेज को अपनी अप्लाई कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। सो और एक तरीका है दैट वी यूज एक्सटिंग्विशर्स। आपने अपने स्कूल में अपने या और कहीं पे भी पब्लिक बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे। नॉर्मली जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उन पे लिखा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अगली बार जब आप कहीं जाएं बाहर किसी बिल्डिंग में या अपने स्कूल में, तो आप जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा कि वहां पे किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो रहा है। सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं इनमें वी यूज एन एसिड नॉर्मली विद सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा के साथ या मीठे सोडे के साथ कोई भी एक एसिड जो है उसको रिएक्ट किया जाता है और इससे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड और झाग प्रोड्यूस होती है। तो ये जो झाग है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमने पहले भी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड के कि ये आग को बुझा देती है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सपोज यहाँ पे कहीं आग लगी हुई है, ये फ्लेम्स हैं और यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सटिंग्विशर हमने यूज किया है और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर दी है। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होने की वजह से वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ गई, अब ऑक्सीजन ऊपर रह गई है, यहाँ पे ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, ऑक्सीजन ऊपर रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड भारी है तो वो नीचे की तरफ आ गई। तो ये जो सब्सटेंस है धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होते ही, जैसे हमने कैंडल का एग्जांपल देखा था, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होते ही क्या हुआ, धीरे धीरे जो आग है वो बुझ जाती है। सो दिस इज हाउ जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं दे वर्क लाइक दिस। अब हम डिस्कस करते हैं कंबशन कितने तरह की है, दैट इज टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन जो है इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। There are certain combustions which are spontaneous. There are rapid combustions, that is fast combustion. Then there are explosions. Explosions आप लोगों ने crackers वगैरह जो use करते हैं उनमें आपने explosions देखे हैं, जहाँ पे जो combustion process है it is accompanied by the production of sound. तो चलिए हम types of combustion discuss करते हैं। कंबशन तीन तरह की होती है। रैपिड कंबशन, रैपिड का मतलब बहुत फास्ट कंबशन।
स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं विच कैन कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस फायर्स जो होती हैं। एंड थर्ड इज एक्सप्लोजन। सो रैपिड कंबशन सबसे पहले, दैट इज फास्ट कंबशन, जहां पर भी सब्सटेंस जो है वो बहुत जल्दी फायर कैच करता है एंड इट इमीडिएटली बर्न्स डाउन एंड प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, तो उसे हम कहेंगे रैपिड कंबशन। मैग्नीशियम अंडरगोज रैपिड कंबशन, सोडियम अंडरगोज रैपिड कंबशन, पेपर अंडरगोज रैपिड कंबशन। और ये इतनी फास्ट ये कंबशन होती है कि इसे हम किसी यूजफुल पर्पस के लिए यूज नहीं यूज कर सकते। सो दिस इज रैपिड कंबशन। नाउ जहां पे हम फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूल हमारे दे शुड अंडरगो मॉडरेट कंबशन। उनकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि ना वो बहुत ज्यादा जल्दी जले ना बहुत स्लो जले, मतलब दे शुड बी एबल टू प्रोड्यूस रेगुलर हीट एट अ कांस्टेंट रेट, ताकि हम उस हीट को यूज कर सकें कुछ काम करने के लिए, कोई मशीन चलाने के लिए या खाना पकाने के लिए। तो वो जो रेट ऑफ कंबशन है वो मॉडरेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस फायर्स होती हैं, कई बार सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि उनका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है उस टाइम पे, या हल्का सा कोई स्पार्क है उसकी वजह से जो सब्सटेंस है इट कैचेस फायर इमीडिएटली। सो विदाउट एनी एपरेंट कॉज, जो है कि हमने उसको जलाया नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द सराउंडिंग्स जो सब्सटेंस है वो अपने आप जलने लग गया, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। और स्पॉन्टेनियस फायर्स जो हैं गर्मियों में फॉरेस्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ड्राई लीव्स होते हैं वहाँ पे, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हल्का सा फ्रिक्शन जो है उससे भी अगर कोई स्पार्क प्रोड्यूस हो गया तो उससे भी जो दिस ड्राई लीव्स दे कैच फायर, और वहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन जो फॉरेस्ट फायर्स में दिस फॉरेस्ट दे कैन कैच फायर स्पॉन्टेनियसली। तो फॉरेस्ट फायर्स में ज़्यादातर स्पॉन्टेनियसली जो कंबशन है वो शुरू हो जाता है। थर्ड इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है जहाँ पे जो कंबशन है इट इज accompanied with a loud sound. Combustion along with a loud sound. Crackers जो है they undergo explosion. तो उसे हम कहते हैं explosion. So these are different type of combustions जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। So this is all about our topic of combustion. Now let us discuss about flame. So this is the structure of a flame. और ये जो स्ट्रक्चर है, आप कैंडल जला के जो फ्लेम है उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको उसमें 3 जोन्स बड़े क्लियर नजर आएंगे, जो हमें यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको बाहर की तरफ एक ब्लूइश जोन, ये आपको थोड़ा नीचे की तरफ क्लियरली नजर आएगा, एक ब्लू कलर का जोन नजर आता है। नाउ दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। सबसे जो गर्म पार्ट है वो यही ब्लू फ्लेम होता है। एंड दिस इज ऑल्सो द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वो पूरी तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं। इसके बाद जो सेकंड जो येलो पार्ट आपको फ्लेम का नजर आता है, इसे हम ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, जो सबसे चमकदार पार्ट है। दिस इज द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम, और ये जो जोन है ये पार्शियल कंबशन का जोन है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये ब्लू जोन से कम होता है, तो इस जोन को हम मॉडरेटली हॉट कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड जोन है, आपको फ्लेम के सबसे अंदर की तरफ एक डार्क कलर का जो जोन है वो नजर आ रहा होगा। नाउ दिस इज द रीजन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। यहाँ पे जो सब्सटेंसेस हैं वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वहाँ पे नहीं होती, तो एयर नहीं मिलती है, तो यहाँ पे जो अनबर्न्ड सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से ये जो डार्क जोन है नजर आता है। नाउ दिस इज द लीस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम। ये सबसे ठंडा जोन होता है फ्लेम का, और जो फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट जोन है, जो जिसको हम हॉटेस्ट जोन कहते हैं,
नॉर्मली जो ज्वेलर्स हैं, जो सुनार होते हैं, गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, तो वो ज्वेलरी के लिए जो मेटल्स पिघलाते हैं, तो वो आउटर मोस्ट जोन में मेटल्स को मेल्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो मेटल्स मेल्ट होते हैं फिर उनसे जो ज्वेलरी है वो बनाई जाती है। तो गोल्ड स्मिथ्स जो है वो आउटर मोस्ट जोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने डिस्कस किए ये थे पार्ट्स ऑफ द फ्लेम, फ्लेम के जो तीनों पार्ट्स और उनके टेम्परेचर्स। सो कौन सा जोन, गोल्ड स्मिथ्स जो है, जो सुनार है, वो कौन सा जोन फ्लेम का यूज करते हैं? दैट इज द आउटर मोस्ट जोन, द जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूल एंड फ्यूल एफिशिएंसी। आगे हम डिस्कस करेंगे फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम जलाते हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ यूजफुल कोई काम लेते हैं। जैसे हमारे घरों में एलपीजी है, लकड़ी है या कोयला है, केरोसिन है, ये एज फ्यूल जलते हैं। सो फ्यूल्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन एंड दे प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं। सो फ्यूल्स, सब्सटेंसेस which burn at moderate rate, उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं ना, बहुत ज्यादा स्लो। burn at moderate rate and produce heat and light। अब इन फ्यूल्स को हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम ऐसा फ्यूल यूज करना पसंद करते हैं जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। सो एक अच्छा फ्यूल कौन सा होगा? एक अच्छा फ्यूल वो है जो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होगा, हम उसे आसानी से ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, उसे हर कोई जो है वो अफोर्ड कर सके, इकोनॉमिकल हो, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना करे, और जो जिसे हम इजीली स्टोर कर सकें अपने घर में, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, एक जगह से दूसरी जगह से इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि दैट इज अ गुड फ्यूल। सो नॉर्मली एक फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, normally we say ideal fuel, but there is no ideal fuel। ideal fuel कोई नहीं होता, क्योंकि हर एक तरह के फ्यूल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉबैक जरूर होता है। सो हम आइडियल फ्यूल की जगह हम जो वर्ड है वो यूज करते हैं कि गुड फ्यूल। तो एक अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो इकोनॉमिकल है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके, विच इज इजीली अवेलेबल, और अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन किस तरह का फ्यूल यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में रहते हैं और वहाँ पे अगर एलपीजी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ से वो लकड़ी उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो उनके लिए जो आइडियल फ्यूल है, उनके लिए जो अच्छा फ्यूल है वो लकड़ी है। सो जो भी फ्यूल कोई पर्सन यूज़ करता है उसमें जो अवेलेबिलिटी है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर कोई फ्यूल हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो हमारे लिए अच्छा फ्यूल नहीं हो सकता। सो इट शुड बी इजीली अवेलेबल, देन इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एलपीजी जो है उसको आसानी से सिलेंडर्स में फिल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू भी जो एलपीजी या सीएनजी उसको घरों में सप्लाई किया जाता है। Then next is it should cause less pollution। बहुत से ऐसे फ्यूल्स हैं जो जलते बहुत अच्छी तरह हैं but they cause a lot of pollution। तो ऐसे फ्यूल्स को हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं। तो फ्यूल शुड बी लेस पोल्यूटिंग, पोल्यूशन उसका कम होगा तो हमारे एनवायरनमेंट पे भी उस फ्यूल का असर कम होगा। सो इट शुड बी लेस पोल्यूटिंग, देन इट शुड हैव हाई calorific value। Now what is this? Or it should have high efficiency। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि फ्यूल जो है वो पर किलोग्राम, जब हम अगर 1 किलो फ्यूल यूज करते हैं
तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, तो उसे हम कहते हैं कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 kg वुड और 1 kg कोल का कंपैरिजन करते हैं, आप 1 किलो कोयला ले लीजिए और 1 किलो लकड़ी, किस में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, कौन ज़्यादा देर तक जलेगा और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कौन सा फ्यूल करेगा? ऑब्वियसली जो कोयला है उसकी जो एफिशिएंसी है वो लकड़ी से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम 1 kg LPG ले लेते हैं और 1 kg हम कोल ले लेते हैं, तो किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है? LPG की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो फ्यूल्स में आपस में भी कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि कम मात्रा में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। सो एफिशिएंसी या कैलोरीफिक वैल्यू is the amount of energy which is produced by 1 kg of fuel, तो उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो चलिए अब हम कैलोरीफिक वैल्यू को जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फ्यूल को हम कहाँ यूज करेंगे, उसकी यूसेज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है। So calorific value is the amount of energy produced when 1 kg of fuel is completely burnt in oxygen। जब 1 किलो फ्यूल को हम पूरी तरह ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो उस समय पे वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जो वुड है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 17,000 to 20,000 ना। कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने की जो यूनिट है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का यूनिट के बिना कोई मतलब नहीं। अगर मैं यहाँ कहूँ 17,000 से 20,000 तो क्या, सो वी नीड टू राइट डाउन कि हम किन यूनिट्स में किन मापदंडों पे हम बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ है तो हम मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में बताएंगे कि उसकी लेंथ कितनी है। इसी तरह एनर्जी के लिए भी हम यूनिट यूज करते हैं, और एनर्जी की जो यूनिट है वो है किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1 kg में कितने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सो दैट इज द यूनिट फॉर कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ वुड जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 17,000 to 20,000 एंड पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा, इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये है रफली 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। देन एलपीजी जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 55,000 के आसपास पर किलोग्राम। एंड हाइड्रोजन जो कि रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू है 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब 1 kg हाइड्रोजन जो है वो 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो व्हाई डोंट वी यूज हाइड्रोजन इन आवर होम्स? हम क्यों नहीं यूज करते हाइड्रोजन गैस? बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस गैस है एंड इट इज़ हाईली अनसेफ टू यूज़। इसको यूज़ करने के लिए बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये नॉर्मल डोमेस्टिक या नॉर्मल इंडस्ट्रियल यूज़ में हम नहीं ला सकते। तो ये सिर्फ जो स्पेस मिशंस हैं वहाँ पे इस फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है ना। ये जो सारे डिफरेंट तरह के फ्यूल्स हैं, ये इनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कौन सा फ्यूल जो है वो बेहतर है और कौन सा फ्यूल जो है वो कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और आप देखो वुड से एनर्जी हमें कम मिल रही है और उससे पोल्यूशन कितना ज्यादा होता है, स्मोक कितनी ज्यादा होती है। सो वुड इज नॉट अ वेरी गुड फ्यूल व्हेन इट कम्स टू द कंडीशंस। जब हम अच्छे आइडियल फ्यूल की या गुड फ्यूल की कंडीशंस हम बनाते हैं तो वहाँ पे वुड जो है बहुत अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता, जबकि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी वगैरह जो है इनकी एफिशिएंसी हाई है और ये कम पोल्यूटिंग है। सीएनजी उससे भी अच्छा फ्यूल है, वो और भी कम जो हार्मफुल गैसेस है वो प्रोड्यूस करता है। सो इट इज कंसीडर्ड एज अ क्लीनर फ्यूल। जो सीएनजी है उसे बहुत ही क्लीन फ्यूल माना जाता है।
नाउ नेक्स्ट इज हमने जब फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हम इग्निशन टेम्परेचर को लो करके जो फायर्स हैं उन्हें एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो जो इग्निशन टेम्परेचर है कैसे लो करते हैं? वी जनरली यूज वाटर, बट देयर आर सर्टेन स्पेशल काइंड्स ऑफ फायर्स जहां पे हम वाटर का यूज नहीं कर सकते। और वो कौन सी फायर्स हैं? These are the fires of the electrical equipment. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फायर लगी है तो उस केस में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है और वहां पे अगर फायर फाइटर टीम आती है तो सबसे पहले उस जगह की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद की जाती है, उसके बाद वहां आग बुझाई जाती है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जो फायर फाइटर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसीलिए उस एरिया की जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसे बंद कर दिया जाता है। सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, ऑयल या ऐसे जो हल्के सब्सटेंसेस हैं इनकी वजह से जो फायर लगती है इसमें भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रीजन, ऑयल जो है वो हल्का होता है। सपोज यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे फायर लगी हुई है, अगर हम इस पे पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी स्प्रे करते हैं, तो क्या होगा, ये जो पानी है ऑयल इस पानी के ऊपर आ जाएगा, ऊपर लेयर बना लेगा, तो आग जो है वो और दूर तक, जहां जहां पानी जाएगा उसके साथ आग जो है वो ऑयल और दूर तक फैल जाएगा। सो दिस रादर हेल्प्स इन एक्सपैंडिंग द फायर्स, तो फायर और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। इसीलिए ऑयली सब्सटेंसेस की भी जो फायर है वहां पे भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ कंबशन। ये तो था कंबशन के बारे में, फ्लेम के बारे में, पार्ट्स ऑफ फ्लेम के बारे में। आगे है जो ड्रॉबैक्स हैं कंबशन के या हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं कंबशन के, वो क्या हैं? ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग पहले भी इन चीजों के बारे में पढ़ते आए हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन। सो सबसे पहले तो जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या होगा, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो दोनों ही गैसेस हैं ये बहुत ही पोल्यूटिंग गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये एक ऐसी गैस है जो सन की जो इंफ्रारेड रेडिएशन, जो वार्म रेडिएशन है, जो गर्म रेडिएशन है, उसे एब्जॉर्ब करती है। तो हमारी अर्थ पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा उतना ही जो सन की हीट रेडिएशन है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। और ये जो इंक्रीज है इन दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए वन ऑफ द गैस which is responsible for global warming, it is carbon dioxide. Second, carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। Now, आप लोगों ने अक्सर न्यूज में ये सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो अंगीठी जला के रूम में बंद कमरे में थे तो सुबह उनकी डेथ हो गई, दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई है। तो वो ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज जब हमने सारा रूम बंद कर लिया और रूम में कोयला जला दिया तो रूम में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन जब कम ऑक्सीजन में जलती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे शरीर के अंदर जाके जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कम कर देती है और जो पर्सन है वो दम घुटने से उसकी डेथ हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। वो जैसे कई बार होता है कि सफोकेशन हो तो पर्सन उठ सकता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो पता ही नहीं चलने देती कि जो पर्सन है इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, उसका दम घुट रहा है उसे नहीं पता चलेगा। वो बस अंदर जाके ब्लड के साथ मिक्स होके जो पर्सन है उसकी डेथ कॉज कर सकती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अगेन अ वेरी डेंजरस गैस। नाउ सेकंड इज जितने भी हमारे फ्यूल्स जलते हैं इनमें सल्फर
या नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या होगा? When this is going to combine with oxygen, it is going to produce sulfur oxides. और नाइट्रोजन के भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेंगे, और एक से ज्यादा ऑक्साइड्स भी बन सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब क्लाउड्स बनते हैं तो वेपर्स ऊपर उठते हैं, तो ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होते हैं। दे कंबाइन विद वाटर एंड दे चेंज इनटू एसिड्स। जो सल्फर ऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरस एसिड। और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पानी के साथ मिलके इट फॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। तो ऐसी जो रेन, तो उस पानी में एसिड आ गए, और जब ये पानी बारिश के साथ नीचे गिरता है तो ये एसिड रेन का रूप ले लेता है, तो उस समय पे एसिड रेन होती है। सो एसिड इज बेसिकली तेजाब। तो वो पानी जो है वो तेजाबी हो जाता है, बहुत ज्यादा उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और ये जो एसिड रेन है ये बहुत हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए। नाउ नेक्स्ट इज, जब कोई भी फ्यूल जलता है तो उसमें स्मोक, धुआं भी होता है। धुआं किस चीज की वजह से होता है? अगर हम कभी धुएं के ऊपर कोई सब्सटेंस रख के देखें तो ब्लैक कलर का वो पार्टिकल्स होते हैं, वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। अब ये जो स्मोक है, दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अनबर्न्ड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स प्रॉपरली जल नहीं पाए हैं उनकी वजह से काला धुआं प्रोड्यूस होता है। अब ये जो धुआं है, जब ये कोई भी पर्सन इनहेल करता है तो ये हमारे लंग्स में जाके जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करता है। सो इट कैन लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ लंग्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और इन स्मोक पार्टिकल्स का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, और जिसके हिसाब से ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो कॉज करते हैं। सो ये है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन। और इन कंबशन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे एक और चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज डिफॉरेस्टेशन। इट हैज नथिंग टू डू विद कंबशन, बट फॉरेस्ट्स जो हैं, जो ट्रीज हैं, वो जो हार्मफुल गैसेस हैं उन्हें एब्जॉर्ब, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, और भी जो हार्मफुल गैसेस हैं ट्रीज उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन में क्या हो रहा है, हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं और पेड़ों की कमी हो रही है, तो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में ही है। तो हमारे एनवायरनमेंट में ये जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हैं, इनकी वजह से जो इफेक्ट है पोल्यूशन का, ये बहुत ज्यादा होता है। सो डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो कि एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। हमने कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज भी देखी हैं, हमने कंबशन के बारे में पढ़ा, हमने फ्लेम का स्ट्रक्चर देखा, then we also discussed about the calorific value of fuels और ideal fuel क्या होता है, and harmful effects of combustion. I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।